Hello and good morning everyone. I welcome you all at UOS IS. So today is 15th May 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. So, first article is turnout shows it was right to revoke Article 370. Article 370 के बारे में आप सभी को यहाँ पर पता है. 2019 में Article 370 को रिवोक किया जाता है. अब एक्चुअली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो डिसीजन था ये बहुत ही सही था. आप देखेंगे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम मोर देन 40% ऑफ डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित हैव कास्ट देयर वोट्स. इन द पास्ट दिस फिगर वॉज इन अ सिंगल डिजिट. पहले की बात करते हैं. जब आर्टिकल 370 यहाँ था तो कश्मीरी पंडित का जो वोट था वो मतलब इतना ज्यादा नहीं था. वो वोटिंग नहीं करते थे, वोट कास्ट नहीं कर पाते थे. लेकिन जब से आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ये देखा कि जो डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित थे उनका जो पार्टिसिपेशन है वोटिंग में वो यहाँ पर ज्यादा हुआ है. 40% तक पहुंच चुका है. ओके, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपडेट पता होनी चाहिए. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कल भी हमने डिस्कस किया, आज भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आज इसमें जो हमारा सिनेरियो है वो थोड़ा चेंज हो गया है. चेंज क्या हुआ? कल हमने डिस्कस किया था कि इंडिया ईरान 10-year पैक्ट ऑन जाबार फेसेस पोटेंशियल रिस्क ऑन सैंक्शंस यूएस. यहाँ पर अब यूएस, आप सभी को पता है यूएस क्या कर सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है. मतलब कि एक पोटेंशियल रिस्क हमारे सामने नजर आ रहा है. रिस्क कैसी बात करते हैं और सैंक्शंस क्यों लगाएगा यूएस हमारी तरफ? तो आप सभी को पता है काटसा के बारे में, है ना. काटसा के बारे में आप सभी को पता है. काटसा के अंदर 3 कंट्री आती हैं आपकी. कौन कौन सी? एक है आपका ईरान, दूसरा है आपका रशिया और तीसरा यहाँ पर आ जाता है आपका नॉर्थ कोरिया. सॉरी, नॉट साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया. इन तीनों कंट्री के साथ क्या होता है, काटसा के अंदर इन तीनों कंट्री को रखा गया कि अगर कोई भी कंट्री इनके साथ ट्रेड करती है, रिलेशन मेंटेन करती है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन यहाँ पर होते हैं, ट्रेड वगैरह, तो उस कंट्री के ऊपर भी क्या लग जाएगा, आपका यहाँ पर सैंक्शंस लग जाएंगे. ठीक है. अब ईरान का एक्चुअली क्यों है, ईरान के ऊपर क्यों? अब हम यहाँ पर हमारी जो मेन कंट्री वो कौन है, ईरान है. तो हम ईरान के बारे में बात करते हैं. ईरान के ऊपर क्यों सैंक्शंस लग जाएंगे? क्योंकि ईरान से अगर हम कोई ट्रेड वगैरह करते हैं तो क्यों लगेंगे? इसका मेन रीजन ये है कि ईरान क्या है आपका, हम बात कर रहे हैं किसकी, वेस्ट एशिया में आपकी जो गल्फ रीजन है, ईरान वहां की एक कंट्री है. ठीक है. अब उसके साथ साथ आपकी 2 और कंट्री आ जाती हैं. वहां पे और भी कंट्रीज हैं लेकिन हम मेनली 2 कंट्री की बात करते हैं. कौन सी? एक हुआ आपका इजराइल और दूसरा यहाँ पर हुआ आपका सऊदी अरेबिया. ठीक है. तो सऊदी अरेबिया और इजराइल के जो रिलेशन है वो यूएस के साथ बहुत अच्छे, जैसे कि हमारे जो एक तरीके से हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन और जो भी हमारे एक डिफेंस टाइज वगैरह हैं इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं. दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया यूएस का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आप कह सकते हैं. बहुत सारी डील्स वगैरह यहाँ पर होती रहती है. लेकिन यहाँ पर इस रीजन में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में नहीं बनती है. क्यों नहीं बनती है? क्योंकि दोनों कंट्रीज क्या है, एक कंट्री आपकी शिया डोमिनेटेड है, दूसरी कंट्री यहाँ पर सुन्नी डोमिनेटेड है. ओके, इतना क्लियर हुआ. तो ये इस्लामिक वर्ल्ड का जो लीडर है वो कौन होगा, इसके चलते यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है. अब ये दोनों किसके फ्रेंड है? यूएस के फ्रेंड है. इन दोनों ने मिलकर कहा कि ईरान के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, सैंक्शंस लगाने चाहिए, क्योंकि वो क्या करने जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर एक्वायर करने जा रहा है, ये सारी चीजें. तो यूएस ने क्या कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर हमने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए. अब आप सभी को पता है कि अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो इंडिया के जो रिलेशन थे वो ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं. हिस्टोरिकली वी सी इवन आज भी हमारे रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं. तो अब ये क्या हुआ, यूएस ने ईरान के ऊपर यहाँ पर क्या कर दिया, सैंक्शंस लगा दिया. तो अब इंडिया के ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाती है कि इंडिया भी उसके साथ यहाँ पर, तभी से क्या हुआ था, पहले हम क्या करते थे, ईरान के साथ बहुत सारा ऑयल और ये जितने भी फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेस हैं उसको परचेस किया जाता था. लेकिन सैंक्शंस लगने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये थोड़ा सा इसमें हमें कमी दिखाई दी है. ये सारी चीजें हो गई. हमने इसकी तो बात कर ली कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. अब ईरान की बात करते हैं तो ईरान की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि हम ईरान से यहाँ पर ऑयल परचेस करते हैं. ओके, अब ये हम पोर्ट की बात करते हैं. ये जवाहर पोर्ट क्या है, मतलब कि ये इतना ज्यादा यहाँ पर क्यों न्यूज में? सो देखिए, अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट टू बी वैलिड फॉर 10 years एंड एक्सटेंडेड सब्सिक्वेंटली वॉज बींग नेगोशिएटेड बाय द 2 sides over the past 3 years had been held up over differences and clauses related to attribution.
ओके, अब ये यहाँ पर ये जो पैक्ट था वो आपका, देखिए झाबार पोर्ट को डेवलप किया गया, मतलब ये जो पूरा इशू था ये 2005 से चलता आ रहा, इशू नहीं कह सकते हैं कि इसको डेवलप करना था। 2016 में ये पैक्ट आपका यहाँ पर साइन होता है, दैट कवर्ड इंडियाज ऑपरेशन एट शाहिद बेहस्ती टर्मिनल ऑफ झाबार पोर्ट एंड हैज बीन रिन्यूड एनुअली। तो इसमें ये था कि 2016 में ये पैक्ट साइन होता है कि इंडिया क्या कर सकता है, जो आपका झाबार पोर्ट है उसका शाहिद बेहस्ती जो टर्मिनल है उसको वहां पर यूज कर सकता है, उसमें ऑपरेशन अपने कर सकता है। ठीक है, इंडिया पोर्ट ग्लोबल झाबार फ्री जोन, ओके, अ सब्सिडरी ऑफ स्टेट रन इंडिया ग्लोबल पोर्ट लिमिटेड करंटली ऑपरेट्स द शाहिद बेहस्ती टर्मिनल एट झाबार पोर्ट। अब करंटली यहाँ पर क्या किया है, ये आपका ऑपरेट हो चुका है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया विल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ ओवरसी पोर्ट, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, आप कह सकते हैं कि हम किसी ओवरसी पोर्ट को मैनेज कर रहे हैं। झाबार पोर्ट की पहले हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, और ये पोर्ट कहाँ है इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये जो हमारा अभी पैक्ट 10 ईयर का जो पैक्ट है इसको हमने ऑपरेशनलाइज किया है, इसका मेन रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कहाँ जाना है, हमें अफगानिस्तान जाना है, हमारा ये जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है यहाँ हमें जाना है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के साथ क्या है, रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं, आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता है। तो हमने क्या किया, हमें भी अब एक रूट चाहिए जिससे कि हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर पाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ईरान में ये वाला जो पार्ट है आप देखेंगे, ये यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आ जाता है आपका, और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर झाबार पोर्ट हमने ये किया कि इससे क्या होगा, देखिए डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, झाबार पोर्ट से हम यहाँ से गए और हम अफगानिस्तान जा सकते हैं और सेंट्रल एशिया का जो पूरा रीजन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, और उसके बाद हम झाबार पोर्ट से भी और भी जो यूरोपियन नेशंस है वहां पर भी हम जा सकते हैं। वैसे हमारे पास दूसरे रूट्स भी हैं जिसमें हम ये आपका जो ये हम किसकी बात करें, अरेबियन सी है, यहाँ से क्रॉस करते हुए, रेड सी से क्रॉस करते हुए हम इस रीजन तक जा सकते हैं, लेकिन हमारा एक ये अल्टरनेटिव रूट, जो छोटा रूट भी हम कह सकते हैं, हमारे सामने आ जाता है। ओके, सो ये सारी चीजें हो गई। अब हम झाबार पोर्ट की पहले बात करें तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, क्योंकि अब ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं आपके ज्योग्राफी में मेनली ऐसे ही आते हैं, ये प्लेस न्यूज में है। अब इसके आसपास का चारों तरफ का इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो आपसे पूछ ली जा सकती हैं। सो इट इज अ डीप वाटर पोर्ट लोकेटेड इन ईरान सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। तो आपको ये याद रखना है, जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, ओके, ये पाकिस्तान में भी है और ईरान में भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि झाबार पोर्ट पाकिस्तान का तो नहीं है, पाकिस्तान के स्टेट में नहीं। ओके, सो इट इज ऑन द गल्फ ऑफ ओमान एट द माउथ एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाता है, ये वाला रीजन, तो ये इसके माउथ में आता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट पोर्ट्स कॉल्ड शाहिद बेहस्ती एंड शाहिद कलंतारी। तो आपको ये याद रखना है, इसकी 2 पोर्ट्स हैं, यहाँ पे अलग अलग 2 सेपरेट पोर्ट्स हैं। ओके, सो इट्स जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी टू कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, एज वेल एज इट्स स्टेटस एज द की ट्रांजिट सेंटर ऑफ द बार्जनिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर गिव्स इट द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल हब इन द रीजन। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि बहुत बड़ा कमर्शियल हब। अब आप सभी को यहाँ पर एक बात और बता दी जाए कि चाइना ने क्या किया है, यहाँ पर उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके तहत उसने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया है। ओके, तो आप इसका भी एक अल्टरनेटिव भी मान सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट और झाबार पोर्ट, यहीं से आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्या है। अब एक्चुअली यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे कि अभी जो हमारा पैक्ट इंडिया ईरान का 10 ईयर का जो पैक्ट झाबार पोर्ट को लेकर साइन हुआ है, तो ये कह रहा है, यूएस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये मे भी सैंक्शंस को फेस कर सकता है। Okay, so a 10-year agreement between India and Iran to develop Jhabbar port carries the potential risk of sanctions. ये यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया है, casting a cloud over whether the special exemptions India had received from US in 2018 will still be applicable for the next phase of development and investment in the Iranian project. अब एक्चुअली यहाँ पर देखिए, हमने अभी बात की थी काटसा के अंदर क्या होता है, जैसे कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन 2018 में इंडिया को यहाँ पर एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किया गया था कि आप ईरानियन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो है डील वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या अभी भी इंडिया यहाँ पर इस एग्जाम्पशंस को क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है या नहीं, अब ये देखने वाली बात है। ओके, सो इन पर्टिकुलर इंडिया प्लान्स टू इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 120 मिलियन इन द इक्विपमेंट फॉर द पोर्ट एंड क्रेडिट विंडो of 250 million are likely to be under the scanner if the US decide against extending its sanctions carved out for India.
ओके। सो फर्दर हम देखते हैं इसमें हमें लिए क्या जाता है, लेकिन एक तरीके से ये हो रहा है ना कि ना तो हम इस तरफ के रह जाएंगे ना उस तरफ के रह जाएंगे, और झाबार पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि हमें चाइना का दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो फैक्टर आ जाता है वो चाइना का हो जाता है। तीसरी चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है आपका, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, आपका जो वेस्ट एशिया है वहां पर चाइना की जो प्रेजेंस है वो कितनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही है आज के टाइम पर। तो इसलिए इस रीजन में हमारा डोमिनेशन होना, हमारा वहां पर हमारी प्रेजेंस होना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज निसार सैटेलाइट कैन मॉनिटर टेक्टोनिक मूवमेंट्स एक्यूरेटली। अभी निसार क्या है इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। एन का मतलब यहाँ पर आप कहिए नासा, और आई का मतलब इसरो। मतलब नासा और इसरो के द्वारा यहाँ पर कोलैबोरेशन करके क्या किया गया है, हमने एक सैटेलाइट को यहाँ पर बनाया। ठीक है, ये सैटेलाइट क्या कर सकती है, अब ये सैटेलाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो सैटेलाइट है यहाँ पर 14 to 50 डेज का इसका रडार होगा। ये 2014 मार्च 2014 तक इसको ऑपरेशनलाइज हो जाना था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस ये अभी ऐसा नहीं हो पाया। सो अमिड द हेक्टिक एक्टिविटी ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अहेड ऑफ इट्स निसार सैटेलाइट लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट दिस ईयर एंड। तो यहाँ पर ये हमारी मतलब कि वी आर होपिंग कि ईयर के एंड होते होते इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये जो सैटेलाइट है आपकी ज्वाइंटली डेवलप किया गया है किसके द्वारा, नासा एंड इसरो के द्वारा। अब इसकी हम बात करते हैं कि जो सैटेलाइट्स है इसमें ये इसकी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो सैटेलाइट है वो क्या कर सकता है, जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स है ना, टेक्टोनिक मूवमेंट्स टू सेंटीमीटर एक्यूरेसी, ये इसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकता है। इट कैन लुक एट वाटर स्ट्रेसिंग ऑन द अर्थ व्हाट देयर कैन बी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। मतलब कि यहाँ पर जो वाटर डेफिशिएंसी हो रही तो कहाँ पर कितनी डेफिशिएंसी हो रही, इन सारी चीजों की जो पिक्चर है विद हाई रेजोल्यूशन हमारे सामने प्रेजेंट कर सकता है। तो हम निसार के बारे में देखते हैं, ये निसार क्या है। सो इसका फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो निसार इज अ सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो फॉर लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट है उसके ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे नासा और इसरो के द्वारा इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है। ये आपका SUV साइज सैटेलाइट होगा। इसका जो वेट होगा वो 2800 किलोमीटर तक का होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें, ट्रैकिंग सटल चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, कहीं पर वाटर स्कैसिटी हो रही है, वाटर बॉडी जो है वो आपकी यहाँ पर ड्राई हो रही है, इसका मेन रीजन क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, कहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ग्राउंड वाटर को यहाँ पर कैसे मॉनिटर किया जा सकता है, आइस जो शीट मेल्ट हो रही है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। कब इसको लॉन्च करना था, इट विल पॉसिबली लॉन्च इन द अर्ली 2024 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश। मतलब कि इसकी जो मिशन लाइफ है वो 3 साल तक की है। फंक्शन हमने देखा, इट विल कैप्चर इमेज ऑफ अर्थ लैंड्स आइस शीट एंड सी एवरी 12 डेज। हर 12 दिन में ये क्या करेगा, जो अर्थ की पिक्चर्स है उसको कैप्चर करेगा। मतलब कि अर्थ का जो लैंड है, आइस वाला पार्ट है ना, तो इस सी वाला जो पार्ट है उसको पूरा कैप्चर करेगा। इट विल एबल टू डिटेक्ट द अर्थ सरफेस मूवमेंट एज स्मॉल एज 0.4 इंचेस ओवर एन एरिया। फीचर्स की बात करते हैं, ये डुअल फ्रिक्वेंसी है। इसमें आपका एक होगा L बैंड और दूसरा होगा S बैंड। अब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस आपको इतना याद रखना है, जो L बैंड रडार है ये नासा के द्वारा इसको कॉन्ट्रीब्यूटेड है, और GPS जो है आपका GPS सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर पेलोड सिस्टम, और जो ये S बैंड है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आपका इसरो के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है। Okay, another crucial part of the satellite is its large 39-foot fixed antenna reflector. It will be used to focus the radar signal emitted and received by upward-facing feed from on the instrument structure. इसका significance क्या है, देखिए इसमें ये जो एंटीना है, इस एंटीना की यहाँ पे बात की जा रही थी, ये देखिए ये एंटीना है। ओके, फिर ये रडार का एंटीना हो गया आपका, रडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सोलार एरेज है जिससे कि यहाँ पे सोलार मतलब जो सनलाइट है उससे इसको एनर्जी भी यहाँ पर मिलती रहे। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा,
Agriculture, NASAR data will enhance agriculture management and food security by offering insight into crop growth, soil moisture and land use changes कि हमें कैसा यहाँ पर सारी चीज़ें करनी है. क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, लाइक ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, कार्बन स्टोरेज जो चेंजेस हो रहे हैं, तो इस सारी चीज़ों की हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, इसको मॉनिटर करेगा तो हमारे पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास प्रॉपर डेटा आ जाएगा, जिससे कि हम चीज़ों के लिए अच्छे यहाँ पे पॉलिसी और मैनेजमेंट यहाँ पर लेकर आ सकेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये थोड़ा सा यहाँ पर एनालिटिकल है आर्टिकल, तो आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस बेसिस पे जाना है. यंग पीपल फेड अवे व्हेन देयर इज नो रीजन. इसमें बात की जा रही किसकी? सुसाइड की. आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि सुसाइड के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. आप इसमें स्पेशली बात करते हैं जैसे कोटा राजस्थान में जो कोचिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो कोचिंग कैपिटल्स है इंडिया में, यंग पीपल यहाँ पे बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं कि ठीक है हम 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम हमें क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, IIT जो हमारा IIT जी है उसको क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, ये सारी चीजें हैं. तो इसके लिए हम कहाँ गए? कोटा गए. लेकिन वहां पर इतना ज्यादा एंट्रेंस का हमारे पर स्ट्रेस आ जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो अगर हम पहला प्रेशर तो ये आ जाता है कि हमारे पास मतलब कि इतना सारा कंपटीशन है. ठीक है, पहली चीज क्या आ जाता है? कंपटीशन इतना ज्यादा है. सेकंड, यहाँ पर अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर हम फेल यहाँ पर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? सेकंड चीज ये आ जाती है. तीसरा, हमने एग्जाम दिया, हम फेल हो गए, तो ये कुछ मतलब की चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या करता है, यहाँ पर फेल हो मतलब कि सुसाइड को उसके पास जो लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि हाँ हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो सब सुसाइड है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है. लेकिन सुसाइड इज नॉट अ लास्ट ऑप्शन. यहाँ पे सुसाइड करना कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है. अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, आप दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, सो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ. फेलियर क्या है? हमारी लाइफ का एक पार्ट है. तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि हम पहले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. प्रॉब्लम अराइज कैसे हो रही है ना? ये जो प्रॉब्लम है इसका मेन कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है? सबसे पहले आपकी आ जाती है फैमिली. यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं और यही सबसे बड़ा हमारा क्या हो सकता है? सॉल्यूशन भी बन सकता है. आप एक तरफ प्रॉब्लम लिखिए और दूसरी तरफ यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए. आप प्रॉब्लम से ही हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है. जो कॉज है ना, उसी कॉज की वजह से वो कॉज जो है एक सॉल्यूशन की तरफ भी हमारे सामने आ सकता है. फैमिली की बात करते हैं. हमारी फैमिली कई बार इतनी ज्यादा, हम फैमिली के साथ इतना क्लोज नहीं होते. ठीक है, मतलब कि होता है फैमिली में, पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में प्यार होता है, लेकिन जो एक क्लोजनेस होनी चाहिए कि आपका बच्चा क्या आपसे आपकी चीजें शेयर कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारी लाइफ की कि हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं. तो सबसे बड़ा जो होता है आपका फैमिली. सेकंड यहाँ पर आ जाता है आपका सोसाइटी का प्रेशर. सोसाइटी का जो प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर, ये सबसे बड़ा है. पहली चीज फैमिली से रिलेट करिए. आपके जो नेबर हैं उन्हें बोला अरे उनका बेटा तो उसने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, उसकी इतनी अच्छी जॉब लग गई, तो अब हमारा बेटा नहीं कर पा रहा है, हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हमारे बच्चे की गलती है या किसकी गलती है? तो एक सोसाइटल प्रेशर होता है कि अरे उसका बेटा इतना अच्छा कर रहा है, उसकी बेटी इतना अच्छा कर रही है, तो ये एक प्रेशर क्रिएट करी. आप सोचे या ना सोचे, अगर आप घर में ऐसे कभी बात भी करते हैं, ठीक है बात करना इज नॉर्मल, बट कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पा रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड पर वो प्रेशर क्रिएट होता ही जाता है. नोइंगली अननोइंगली वो चीज यहाँ पर होती जाती है. थर्ड आपका यहाँ पर आ जाता है क्या? सोशल मीडिया. सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है इस चीज में. सोशल मीडिया में हम ये देखते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, हम भी वो चीज ट्राई करने की कोशिश करते हैं. कोई नया टॉपिक आ गया, अब सुसाइड का ही टॉपिक आ गया, तो उस पर कुछ लोग इसके अच्छे पॉइंट्स देंगे, कुछ लोग इसके नेगेटिव पॉइंट्स देंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं, बट जो फंसता कौन है? वो जो पर्सन है, जो विक्टिम है उस चीज का, जो डिप्रेशन का यहाँ पर विक्टिम है, वो यहाँ पर बीच में फंस के रह जाता है. फोर्थ हम बात करते हैं. अब इसके साथ साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी इसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इतना सही नहीं है कि जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अब देखिए इंट्रेंस एग्जाम आपके स्कूल के बाद होते हैं, 12th के बाद मेनली हम इंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं कि हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए, ये सारे. लेकिन उसमें हम क्राइटेरिया क्या देखते हैं कि आपके यहाँ पे 90+ % होंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा. आप यहाँ पर ये एग्जाम क्लियर करेंगे तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है. तो अगर हम उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मेन रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन, ठीक है हमें ये भी पता है कि हर एक बच्चा सेम नहीं
नहीं होता है, सबकी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही इतना वीक है कि हम वो चीज़ को क्या कर पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, फैमिली से ही आप रिलेट करिए कि हमें क्या करना होगा, फैमिली को यहाँ पे थोड़ा ओपन होना होगा। सबसे पहले बच्चे को यहाँ पे थेरेपी देने से पहले आपको फैमिली को यहाँ पे एक थेरेपी प्रोवाइड करनी होगी कि थोड़ा सा आप यहाँ पर आपका जो माइंडसेट है उसे चेंज करिए। चीज़ें चेंज हो रही हैं, टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके पास। आप जो कहते हैं कि हमारे टाइम में हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, लेकिन आपके टाइम पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, है ना। ठीक है, आपके टाइम पे जो चीजें थी, लेकिन आज का जो टाइम है वो बिल्कुल ही अलग है आपके पुराने टाइम से। तो इस चीज को उन्हें समझना होगा। तो फैमिली को यहाँ पर थोड़ा सा आपको और ज्यादा यहाँ पर ओपन होना होगा। तीसरी सेकंड चीज, जो सोसाइटी है, हम कई बार अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं। सो वी हैव टू स्टॉप दिस कंपैरिजन यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंपैरिजन होना चाहिए लेकिन अच्छी चीजों पर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ये एक तरीके से क्या करता है, जब हम कंटिन्यूसली ये चीजें करते जाते हैं तो बच्चे के माइंड पर वहां पर क्या होता है, वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सोशल मीडिया ठीक है, आप सोशल मीडिया का यूज करें, ओके, दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल एंड फाइन, सभी कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होना होगा कि आपके सोशल मीडिया पे कैसा कंटेंट आ रहा है ना। तो आपको इस चीज को, ये आपके ऊपर भी है, ये एक बच्चे के ऊपर भी यहाँ पर आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको किसको यहाँ पर फॉलो करना है, किसे फॉलो नहीं करना है। तीसरा, यहाँ पर अब हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा यहाँ पर कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसे इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि आगे चल के बच्चों को फ्यूचर में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या आ जाती है, आपके अवेयरनेस। सबसे बड़ा यहाँ पर जो आपका फैक्टर है कि हमें अवेयरनेस को यहाँ पर रेज करना है। सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। इसमें आप इसको रीड कर सकते हैं, वैसा तो कुछ भी नहीं है, बस इसमें यही जो सुसाइड वाली चीज थी इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द चैलेंज ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, टीबी ट्यूबरकुलोसिस। आपका ये टीबी क्यों कॉज होता है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम, जिसकी वजह से टीबी कॉज होता है। अगर हम टीबी की बात करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहली चीजें ये आती होगी, इसका एक सिम्टम बहुत अच्छे से आपके माइंड में आता होगा। टीबी की वजह से यहाँ पे कफिंग होती है, खांसी आती है हमें, और ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया कि ठीक है, हमें इतना तो पता है कि टीबी के कारण हमारे जो लंग्स हैं वो यहाँ पर खराब होते हैं, उसको ये अफेक्ट करता है। लेकिन टीबी के साथ साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस भी हैं जो हमें फेस करना पड़ता है। टीबी सिर्फ हमारे लिम्फ नोड्स को ही नहीं, ये हमारे ब्रेन, हमारी आईज, हमारे जो गट्स हैं और अदर ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर इशू आ रहा है आपके सामने। सो वाइल द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस विच इज पल्मोनरी टीबी इन्फेक्ट द लंग्स, सम ऑफ 20% ऑफ टीबी इन्फेक्शन डेवलप इन द लिम्फ नोड्स, ब्रेन, गट्स, आई एंड अदर ऑर्गन्स। तो यहाँ पर 20% जो टीबी के इन्फेक्शन है उसमें हम बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो ब्रेन है, गट्स हैं, आईज है, उनको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो सम ऑफ दीज ऑर्गन हैव इम्यून प्रिविलेजेस इन द बॉडी। कुछ यहाँ पर हमारे मतलब कि ऑर्गन्स में एक प्रिविलेज होती है कि हम इससे बैक्टीरिया से फाइट कर सकते हैं, लेकिन और जो हमारे अदर ऑर्गन्स है उनके पास इतना वो इम्यून मतलब कि स्ट्रांग नहीं होते कि दे कैन फाइट दिस बैक्टीरिया. So, the TB infection in the lung is resolved. Just as we have an undercount of the people infected with TB, the public health challenge of extra pulmonary TB, यहाँ पर आप देखिए नया वर्ड आपके सामने आ रहा है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मे बी लार्जर देन आर करंट एस्टिमेट. तो ये जो एक्स्ट्रा की हम बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, ये जो अभी हमने एस्टिमेशन लगाया हुआ है उससे भी ज्यादा हो सकता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट आई है कि देखिए हमें हर साल 10 मिलियन केसेस मिलते हैं. किसके? टीबी के. कितने? 10 मिलियन केसेस. इस 10 मिलियन का आप 27% करेंगे तो ये 27% जो केसेस है वो कहाँ से आ रहे हैं? कमिंग फ्रॉम ओनली इंडिया. सिर्फ इंडिया से 27% केसेस आ रहे हैं. आपका यहाँ पे क्लियर हो? अब देखिए हमारा टारगेट है कि WHO का टारगेट ये है कि 2030 तक हमें जो टीबी के केसेस को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है, और इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक हमें टीबी का जो केसेस है उसको एलिमिनेट करना है.
लेकिन क्या हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। अब क्वेश्चन तो ये आ गया, लेकिन इसके पीछे चैलेंजेस क्या क्या है, हम टारगेट को अचीव करने में ये पीछे क्यों जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा हमारा एक रीजन यहाँ पर आ जाता है, द ट्विन चैलेंज इन टैकलिंग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आर लैक ऑफ अवेयरनेस। सबसे बड़ा जो है अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। अवेयरनेस मतलब कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं कई बार उनको ही समझ में नहीं आता है, मतलब कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि इसके कारण आपके जो अदर ऑर्गन्स है, ये टीबी जो है, ये जो बैक्टीरिया है अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। पहली चीज तो ये हो गई इवन फिजिशियन एंड लैक ऑफ एक्यूरेट डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट क्राइटेरिया। अब जब अवेयरनेस ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी उस तरीके से नहीं होगा। जब आपको बीमारी की जो जड़ है वही नहीं पता, जो रूट कॉज है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। तो पहली चीज तो डायग्नोस्टिक ही नहीं अच्छे से हो पाता है। डायग्नोस्टिक के साथ साथ दूसरा जो बड़ा हमारे सामने आता है क्या, ट्रीटमेंट आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई, ये सबसे बड़ा जो है चैलेंज हमारे सामने आया। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी ऐसा नहीं कर रही, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम वेरियस प्रोग्राम, आपने निक्षय का तो नाम सुना ही होगा। तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, ये एक सीरियस इन्फेक्शियस कंटेजियस डिसीज है जो हमारे लंग्स को मेनली अफेक्ट करता है। ये किसके द्वारा कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस बैक्टीरियम का नेम है ये। ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ये वन पर्सन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ क्या होता है, आपका स्प्रेड होता है। When a person with TB disease of the lung or throat cough speaks and sings, TB bacteria can get into the air। अगर किसी ए पर्सन को यहाँ पर टीबी है, देखिए ऐसे हम बात करते हैं, इस पर्सन को यहाँ पर टीबी है, इस पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो ये जो बैक्टीरिया है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। सिम्टम्स की बात कर लें, हमारे चेस्ट में पेन होता है, कफिंग अप विथ ब्लड, और आपका जो फलगम होता है इसकी सारे होती है, बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, आपकी वेट लॉस होता है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, फीवर भी आती है, और रात में स्वेटिंग होती है। अब हम ग्लोबल इंपैक्ट देखते हैं। 2019 में 87% ऑफ न्यू टीबी केसेस अकर्ड इन 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज। इसमें आप 8 कंट्रीज का नाम लिखिए, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। ये है यहाँ पर 2/3 ऑफ दी जो केसेस आ रहे हैं इन कंट्रीज से इमर्ज होकर आ रहे हैं। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 1.8 मिलियन जो टीबी के केसेस हैं हमें जनवरी एंड दिसंबर 2020 तक यहाँ पर हमने मतलब कि हमें देखने को मिला। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सो पहले आपका आता है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2017 टू 2015। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसके बाद आपका आता है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, जिसमें हम बेसिलियस क्लाइमेट जो बीसीजी की वैक्सीन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू द इंद्रधनुष प्रोग्राम, जो आपका ये इंद्रधनुष वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके द्वारा। फिर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम टू मीट द गोल ऑफ स्टैंडिंग ऑफ टीबी एपिडेमिक बाय 2015। हमने अभी बात की कि 2015 तक हमें क्या करना है, हमारा ये टारगेट है, नेशनल टारगेट है। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो उसमें हमें 2030 तक एलिमिनेट करना है। फिर आप सभी को पता होगा यहाँ पर निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना क्यों लेकर आया गया है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का एक सबसे बड़ा रीजन और क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिशन। हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन यहाँ पर नहीं मिल पाता है। ट्रीटमेंट अगर हमारा स्टार्ट हो गया तो उसके बाद भी क्या होता है, आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन यहाँ पर मिलना चाहिए। तो निक्षय पोषण योजना के अंडर गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी यहाँ पर पेशेंट है उसको डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करती है 500 रुपीज का, सो दैट वो क्या कर सके, अपना जो उसका जो न्यूट्रिशन है उस पर वो फोकस कर सके। ओके, फिर आता है आपका प्रधानमंत्री ट्यूबरकुलोसिस मुक्त भारत अभियान, जिसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्चुअली इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें हमने टारगेट क्या रखा कि हम 2025 तक टीबी को कंट्री से एलिमिनेट कर देंगे। ये अभी हमारा टारगेट है। सो ये जो इनिशिएटिव है ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेंट में चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर आया है। ओके, सो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप सभी को बता दिया जाए, जैसे कि हमारे लंग्स है, ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन, ये हमारे जो लिम्फ नोड्स है, ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है इसको यहाँ पर इन्फेक्ट करता है। ओके, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज राइज इन पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग ड्यू टू स्टेट नॉट सेंटर। अब टीबी से रिलेटेड यहाँ पर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, टीबी में आप एक और चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी लंबा चलता है और कॉस्टली भी होता है।
तो कई बार पेशेंट क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में ही ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अब यहाँ से हमने रेट किया क्या, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सिर्फ इंडिया क्या करता है, अपनी GDP का ओनली 1% जो है शेयर, वो कहाँ जाता है, आपका हेल्थ स्ट्रक्चर में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारी करंट आने वाली रिजीम है उसमें हम 2% यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। अगर हम अदर कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आप बात करिए यहाँ पे भूटान की, भूटान में यहाँ पर 2.5 टाइम्स ज़्यादा है इंडिया से पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग में, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ स्पेंडिंग है। श्रीलंका का 3 टाइम्स ज़्यादा है। इवन जो आपका ब्रिस्क नेशन है वहाँ पर 14 to 15 टाइम्स वो लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं इन कंपेरिजन टू इंडिया इन देयर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा शेयर आपको देखने को मिलेगा वो हेल्थ में दिखेगा, मतलब कि स्टेट जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या करती है, स्पेंड करती है इन कंपैरिजन टू सेंटर। तो यहाँ पे जो सेंटर का रोल है हमें वो कम दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो इस आर्टिकल में मतलब यही पूरा ट्रेंड दिखाया गया कि किस तरीके से जो हेल्थ पब्लिक जो बात कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में शेयर गवर्नमेंट का होना, वो धीरे धीरे और ज़्यादा कम होता जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे, मोर कंसर्निंग इज द डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ रिसोर्सेज ट्रांसफर टू द स्टेट बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। फाइनेंशियल ईयर हम 14 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 70.9% यूनियन स्पेंडिंग होती थी हेल्थ पर, लेकिन अब क्या हो रहा है आज के टाइम पे आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करते हैं, ओनली 43%। तो देखिए 75 से डायरेक्ट हम कहाँ आ गए, 43% पे। तो जो मतलब स्पेंडिंग तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर की तरफ से जितना रिस्पांस आना चाहिए था, शेयर रिसोर्सेस का ट्रांसफर होना चाहिए था, उतना नहीं हो रहा है। ओके, तो ये इस आर्टिकल में यही था। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई लगता है कि कुछ ऐसा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।